नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव हाजिर है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस पसंदीदा प्रोग्राम को देश और विदेश के हजारों साथी पसंद कर रहे हैं और इसीलिए कार्यक्रम लगातार अपने पायदान पर चढ़ता जा रहा है। बहनों और भाइयों, मुझे याद है वर्ष 2020 का 17 अप्रैल जब हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले मात्र 3 से 4 लोग हुआ करते थे और आज आप हमारी प्रतीक्षा करते हैं, आपके सवाल आते हैं, हमारे जवाब होते हैं और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की रोचकता का इसी बात का प्रमाण है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी लगातार आप सब तक रोचकतापूर्ण ढंग से पहुंच रही है और भारत सरकार भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस गूंज को महसूस कर रही है। तो आज सवाल आपके, जवाब हमारे। आज मैं अपने पिछले 20 एपिसोड को चेक कर रहा था कि आपके 20 एपिसोड में जो अच्छे सवाल आपने किए हों, जिनके जवाब मुझसे छूट गए हों, मैं उन पर आपके जवाब देना चाहूँगा। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सिर्फ नमस्कार, गुड नाइट, प्रणाम, जय गुरुदेव, आप इन सब शब्दों का प्रयोग करने के बजाय अगर आपकी कोई समस्या हो या आप हमारे इस क्लास के बारे में आपकी कोई जिज्ञासा हो या इसके पूर्व के क्लास में हमने अगर कोई चैप्टर या किसी विषय पर आपसे चर्चा की है और उस विषय पर आपको कोई दिक्कत है या कोई कंफ्यूजन है, आप इस तरह के सवाल लिख दिया करें तो आप ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने अच्छे जवाब को लिखा करें, सवाल को लिखा करें और मैं उसके जवाब को आप तक पहुँचाऊँ। आज के सवालों में हम शुरुआत करते हैं अपने पिछले 20 एपिसोड के कुछ श्रोताओं के हमने सवालों को आज के क्रम में रखा है, जिसमें सबसे पहला सवाल है रामकृष्ण पटेल जी का। हालांकि इन्होंने सवाल बहुत पहले लिखा था और मेरी निगाह से ये सवाल बिछड़ गया था और आज सबसे पहले मैं इनका सवाल लेता हूँ। इनका सवाल बहुत अच्छा भी है और ख़राब भी है। अच्छा इसलिए है कि इस तरह के सवाल पूछे जाने चाहिए और ख़राब इसलिए है कि थोड़ा सा इन्होंने इस सवाल को पूछने के पहले इस सवाल के जवाब पर स्वयं विवेचना नहीं की है, स्वयं मंथन नहीं किया है। इनका सवाल है कि अगर 1 साल का बच्चा है तो 50-50 ड्रॉप क्या हम 30 ml मिला करके फिर बाद में 30 ml से उस बच्चे को 5-5 बूंद दें। अब आप यहीं पे कंफ्यूज कर रहे हैं। हमारी बुक में या हमारे पूर्व के लेक्चर्स में या हमारे पूर्व के जितने भी हमने एपिसोड बनाए हैं, उस एपिसोड में मैंने आपको जितने फार्मूले बताए हैं वो 30 ml के लिए बनाए हैं। आज मैं फिर अपने तमाम श्रोताओं का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि मेरे फार्मूले जो बुक में लिखे हैं या जो मैं आपको प्रिस्क्राइब करता हूँ वो 30 ml के लिए होता है, ना कि रोगी को देने के लिए। 30 ml में देने का तात्पर्य है कि मैंने आपसे कहा है कि बच्चे का 1 साल से 5 साल तक के बच्चे का 30 ml में जो ड्रॉप मिलाने का तरीका है वो 1 ड्रॉप टू 5 ड्रॉप है, यानी 1 से 5 बूंद। अगर आपने 4 दवाओं का सिलेक्शन किया है तो 2-2 बूंद या 3-3 बूंद या 5-5 बूंद अगर ज़रूरत है 1 से 5 साल तक के बच्चे के लिए, 5 से 15 साल तक के बच्चे के लिए आप 2 बूंद बढ़ा सकते हैं, 15 से 20 साल तक के व्यक्ति के लिए आप 10 से 15 बूंद 12 बूंद तक दे सकते हैं। ये 30 ml का फार्मूला है। आपने लिखा है कि 1 साल के बच्चे को पहले हम 30 ml में 50-50 ड्रॉप मिला दें। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 50 ड्रॉप के एंजाइम्स की ज़रूरत उसको नहीं है। हालांकि मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर मात्रा अधिक हमारे शरीर में पहुँच जाए तो उसका कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन हम अपनी दवा को बर्बाद क्यों करें? हम 50 ड्रॉप क्यों दें जब उस बच्चे की उम्र 1 साल है और बच्चे के शरीर में एंजाइम्स के जाने की जो क्षमता है वो मिलीग्राम माइनस मिलीग्राम में होगी, प्लस में भी नहीं होगी। तो आपको जब माइनस मिलीग्राम की मात्रा औषधि के रूप में बच्चे के शरीर में पहुँचानी तो आप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप का चयन करिए 30 ml में। अब आप बात आई कि पिलाया उसको कितना जाए। बच्चे का उम्र आपने देख लिया, 1 साल की उम्र के बच्चे को 3 ड्रॉप से 4 ड्रॉप दवा बहुत ज़्यादा है 30 ml के लिए। अब पिलाना अगर आपको उसको है तो बच्चे की बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए। बच्चा अगर मोटा है, हेल्दी है, 1 साल के बच्चे बहुत तरीके के होते हैं, बहुत दुबले पतले होते हैं, बहुत कम वजन के होते हैं या बहुत ज़्यादा वजन के होते हैं। उस हिसाब से पिलाने का तरीका उसका 10 ड्रॉप से लेकर के 15 ड्रॉप तक या 10 ड्रॉप तक, आप 5 ड्रॉप से शुरू करें, 5, 10, 15। बस 1 साल के बच्चे को 15 ड्रॉप काफ़ी है। अगर 1 कप पानी वो पी सकता है तो बहुत अच्छी बात। अगर 1 कप नहीं पानी पी सकता है तो आधे कप पानी में आप 5 ड्रॉप से 10 ड्रॉप दे दें।
यानी कहने का तात्पर्य है कि बच्चे के उम्र के आधार पे आपको दवाओं का चयन करना पड़ेगा, उसकी सेहत के आधार पे। और यही बात बड़ों में भी लागू होती है। हमारा जो डोज होता है वो 30 ml के लिए होता है। हम आपसे कहते हैं कागज़ कलम। और हाँ, एक बात और मैं आज आपसे कह दूँ, आप में से जितने भी श्रोता हैं या जो सुन रहे हैं या जहाँ तक कि मेरी आवाज़ जाएगी, बाद में भी लोग इसको सुनते हैं, जब आप हमसे फ़ोन कॉल करें किसी भी मसले पर, तो आप कृपया पेन और कागज़ अपने सामने लेके बैठें। हो सकता है आप मुझसे दवा पूछ रहे हो, मैं आपको दवा बताऊं, फिर या आप हमसे कोई और बात पूछ रहे हो, मैं आपको कोई नंबर बताऊं। अब आप हमसे कहते हैं सर 1 मिनट रुकिए, आप मेरी व्यस्तता को समझें कि अगर मैं आपके लिए 1 मिनट वेट करूंगा तो उसके एवज में मेरा कुछ और काम छूट जाएगा। जब आप फ़ोन कॉल मुझे लगा लें, उस फ़ोन कॉल लगाने के पहले आप पेन और कागज़ अपने पास लेके बैठें कि अगर मुझे कुछ बोलना हो, आपको नोट कराना हो, तो आप फटाफट नोट कर लें। अब आप फ़ोन जब मैं कहता हूँ नोट करिए, तो आप कहते हैं सर 1 मिनट होल्ड करिए। अब मैं उतनी देर होल्ड करूँ कि मैं अन्य कामों को देखूँ, अपने पेशेंट को देखूँ, या मैं जहाँ पर हूँ या कोई मेरी मीटिंग चल रही है या कुछ भी चल रहा है, मैं आपकी इमरजेंसी समझ के तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और फिर आप कहते हैं सर 1 मिनट होल्ड करिए। फिर आप लड़के को आवाज़ देते हैं जरा पेन लाना, जरा कागज़ लाना, जरा कॉपी लाना। ये तरीका ठीक नहीं है। जब आप किसी सीनियर से बात करें तो आपको ये या तो आप दूसरा मोबाइल फ़ोन अगर आपके पास है तो आप उसी को खोले रखें, आप उसी पर नोट कर लें। मेरे कहने का मतलब ये कि जब भी आप हमसे कॉल करें या हमसे संपर्क करें तो पेन और कागज़ आपके सामने होना चाहिए। ये बात आप स्वयं भी बता दें, या अगर आप किसी मरीज को मेरा नंबर देते हैं और उससे कहते हैं आप डॉक्टर साहब से संपर्क करिए, तो मरीज को भी कहिए कि फ़ोन कॉल करने से पहले अपने पास पेन और कागज़ रखें। तो आइए, रामकृष्ण पटेल जी के इस सवाल के बाद मिस्टर महेंद्र यादव का एक सवाल है कि पैर के एड़ियों के पीछे सुबह उठने में दर्द होता है। महेंद्र यादव जी, इस रोग की चर्चा लगभग भारतवर्ष में 30 से 35% लोग सुबह उठने के बाद करते हैं, और ये यूरिक एसिड के बढ़े होने का प्रमाण होता है। आमतौर से टेस्टिंग में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है। शुगर के भी कुछ चांसेस होते हैं। तो कृपया पहले आप ब्लड और यूरिन का टेस्ट करा लें, उसकी रिपोर्ट आप हमको प्रेषित करें, फिर हम इस पर दवाओं की चर्चा आपसे करेंगे। सुरेश कुमार जी दरभंगा से पूछ रहे हैं कि D3 से D6 तक बड़ी बड़ी कंपनियां फिर 200 और 1M तक की दवाओं की बिक्री करती हैं। बड़ा कंफ्यूजन है कि हम लोग क्या करें। सुरेश कुमार जी, बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम बड़े और दर्शन थोड़े। जब D3 से आपकी प्रैक्टिस का फार्मूला हमने सेट कर दिया कि D3 से आप 5 ml दवा निकालिए और 450 ml आप डिस्टिल वाटर लीजिए या RS लीजिए और उसमें उसको मिक्स कर दीजिए। अगर आप ग्लोबुल्स में देने के आदी हैं तो आप RS का प्रयोग करें, अगर आप लिक्विड में देना चाहते हैं तो डिस्टिल वाटर का प्रयोग करें। और D3 के बाद जो 450 ml बन गया, हालांकि उसको लोग D4 की संज्ञा दे सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो D3 ही है, क्योंकि हम D3 की मात्रा को ही केवल वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, ना कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं, वॉल्यूम और स्ट्रेंथ में, कंसंट्रेशन में अंतर होता है। तो जब आपका D3 से काम चल रहा है तो हम D4, D5, D6 या 200, 1000, 10,000 या 1M की तरफ हम झांकें क्यों? वो जो कहते हैं, जो लिखते हैं, वो उनका फार्मूला हो सकता है, वो कितने दिन उसको बताएंगे। अब आगे आने वाली वैज्ञानिक प्रणाली में हम किसी चिकित्सा पद्धति की नकल नहीं कर सकते। ये 1M तक जाने का जो फार्मूला है, ये दूसरी चिकित्सा पद्धति का फार्मूला है। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को अगर जिंदा रखना है तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अपने सिद्धांत पर काम करना होगा, अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाना होगा, और अपने सिद्धांत पे ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता के हमको झंडे गाड़ने होंगे। इसलिए कृपया, प्लीज़ कृपया आप D3 से ही प्रैक्टिस करना सीखें। आपको D3 में कुछ दिन के बाद इतना आनंद आने लगेगा कि आप अन्य चीज़ों को और अन्य बातों को पढ़ना ही भूल जाएंगे। मिस्टर राजेंद्र ने तेलंगाना से कहा कि सर लिपोमा पे, हार्निया पे और कैंसर पे, इस पे आप अलग अलग क्लास बनाएं। तो आप मुझे मौका दें। हालांकि कैंसर पे मेरा क्लास आ चुका है, लिपोमा पे भी मेरा क्लास आ चुका है और हार्निया पर भी क्लास आ चुका है। फिर मुझे समय मिलेगा तो मैं इस पर दोबारा चर्चा जरूर कर लूँगा। एक बार अगर आपको बहुत ज़रूरत है जानने की तो आप हमारे पिछले क्लास को सर्च कर लें और देख लें। महेश कुमार परिहार जी हैं, इन्होंने पूछा है सर क्रूड इसेंस से हम दवा कैसे बनाएं और क्रूड इसेंस अच्छी कहाँ मिलती है। महेश कुमार परिहार जी, क्रूड इसेंस से आप दवा
ना तो उस वॉल्यूम में बना सकते हैं, ना उस डिस्टेंस में आप ले जा सकते हैं। केवल क्रूड बेचने वाले जरूर कहते हैं कि आप घर बैठे D1, D2, D3 बना सकते हैं, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं एज ए प्रैक्टिशनर अपने 37 साल के अनुभव में इस बात को मान सकता हूं कि लैब में या आपके पास उतने इंस्ट्रूमेंट हो कि आप ड्रॉप बाय ड्रॉप गिनने और बिल्कुल आप जो है टेस्ट वो लगा करके पिपेट और ब्यूरेट आप लगा करके उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराएं, तो पिपेट और ब्यूरेट आपके घर में होगा नहीं। क्रूड आप लेकर के क्या करेंगे? आप जिस कंपनी से दवा मंगाते हैं वहां से सीधे आप D3 की डिमांड कर दीजिए। और किस कंपनी की अच्छी है, मैं इस सोशल मीडिया पर किसी कंपनी की बात नहीं कर सकता। अगर आपको ये पूछना है कि मैं कहाँ से दवा मंगाता हूँ या मैं किन किन कंपनियों की दवा यूज करता हूँ, तो आप मेरे पर्सनल फ़ोन नंबर पे कॉल करें, मैं आपसे उसको शेयर कर लूँगा कि मैं कहाँ से दवा मंगाता हूँ। क्योंकि मैं इस पर किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर सकता या अन्य किसी कंपनी को डिमोट भी नहीं कर सकता। हमारे अगले हैं जयप्रकाश जी हैं। ये कहते हैं सर फार्मेसी की बड़ी समस्या है। अब इनकी इस फार्मेसी की बड़ी समस्या से दो अर्थ निकलते हैं, इन्होंने अपने सवाल को क्लियर नहीं किया। फार्मेसी से इनका मतलब है कि दवाओं के बनाने वाली कंपनियों की बड़ी समस्या है, या ये कि दवा बनाई कैसे जाए, किन किन परिस्थितियों में बनाई जाए। तो इनका सवाल चूंकि अधूरा है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि ये फार्मेसी पर ये जानना चाहते हैं कि दवाएं कैसे बनती हैं और क्या क्या बनती हैं। हमारे एक किसी साथी ने पूछा है, अभी क्रम में आएगा, हाँ ये नीरज कुमार जी हैं, इन्हीं के जयप्रकाश जी के सवाल से इनका सवाल मैं जोड़ देता हूँ। जयप्रकाश जी ने पूछा है फार्मेसी की बड़ी समस्या, और नीरज कुमार जी ने पूछा है कि भारतवर्ष में कितने पौधे मिलते हैं जिनसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधि बनाई जाती है, और जो लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ बनाने का दावा करते हैं वो बाकी पौधों की व्यवस्था कैसे करते हैं। सवाल तो अच्छा है, लेकिन ये सवाल मेरे विषय का नहीं है। दरअसल ये सवाल उन कंपनियों के से है या उनके कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर से है जो दवा बनाते हैं। फिलहाल मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि भारत में 89 प्लांट्स विभिन्न प्रकार के एटमॉस्फेयर में, मैदानी से पहाड़ी क्षेत्र तक और समुद्री जलवायु में, नदियों में, तालाबों में या आमतौर से सूखे स्थानों पर मिलते हैं। और 89 के बाद जो रेस्ट प्लांट बचते हैं 115 में, यानी 17 इधर और 15 उधर, लगभग आपके 32 प्लांट ये फॉरेन में मिलते हैं। अब दवा बनाने वाले इन 32 प्लांट के अल्टरनेट या तो भारतीय पौधों से तलाशते होंगे और या तो विदेशों से लाने का उनका कोई अपना सोर्सेज होगा, ये वही बता सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इतने बता दूं कि हमारा जो मानना है कि हम भारत में रहते हैं, भारत के एटमॉस्फेयर में रहते हैं, इस कारण हमको भारतीय पौधों पर अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ानी होगी और यही हमारा स्वदेशी है। हम अपने स्वदेश के, अपने स्वदेशी पौधों पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों को बनाना आरंभ करें, उसका टेस्टिंग आरंभ करें, उस पर शोध आरंभ करें और उसके परिणामों की विवेचना करें। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी भारत में ही फल फूल रही है, अन्य देशों में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बिल्कुल मृत प्राय पड़ी हुई है। जहां पर चल रही थी वहां भी लोग इसको जानने से इनकार कर रहे हैं। तो अगर भारत सरकार इसको मान्यता देने के कगार पर है और हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को प्रमोट कर रहे हैं, तो हम ये अपेक्षा करते हैं अपने सभी साथियों से कि वो भारतीय पौधों पर ही शोध करें। हमारे रितेश जी ने एक टिप्पणी लिखी है हमारे आलोचकों के प्रति कि जो लोग आपकी किताब की आलोचना करते हैं या आपके क्लास की आलोचना करते हैं, वो सिर्फ एक तोता है जिनको रटाया गया है कि राम राम बोलो तो वो राम राम बोलते हैं, या तूतू बोलो तो वो तूतू बोलते हैं। आप इन तोतों पर ध्यान न दें, आप अपने काम में लगे रहें और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रगति में आप बहुत ही अच्छे एक स्तंभ के रूप में अपने आप को लगाए हुए हैं। और हम आप पूरे देशवासियों की ओर से अनुरोध करते हैं कि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आगे की पुस्तकें लिखना आरंभ जारी रखें और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की इस क्लास को निरंतर चलाते रहें। रितेश जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, चूँकि ये आपका सवाल तो नहीं था, आपका चूँकि उद्गार था, और मैं जब आज फेसबुक और व्हाट्सएप से सवालों को कलेक्शन कर रहा था तो मुझे आपकी टिप्पणी मिली, तो मैंने इसको नोट कर लिया। मैं आभार व्यक्त करता हूं आपकी पूरी टीम का कि आपके माध्यम से मेरी किताब, दोनों किताबें आईडीसी कमेटी के समक्ष रखी गई हैं, और अगर उनमें से कुछ भी उन्हें अच्छा लगा तो इसका सारा श्रेय डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को नहीं जाएगा बल्कि रितेश श्रीवास्तव को जाएगा, जिनकी मेहनत के कारण हमारी किताबों को वहाँ सबमिट किया गया है। इसलिए रितेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। देवव्रतचार्य जी कह रहे हैं कि पेन मैनेजमेंट पे एक क्लास लिया जाए। देवव्रतचार्य जी, पेन मैनेजमेंट पे मैंने 3 क्लास लिए हैं, लेकिन फिर भी आपकी डिमांड है तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले क्लास में पेन मैनेजमेंट पर क्लास लिया जाए। हमारे अशोक कुमार जी हैं,
इनका सवाल बहुत ही अच्छा है और इस तरह के सवाल बहुत कम मिलते हैं। इन्होंने पूछा है कि सर बार बार आपके क्लास में ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटीज़ का प्रयोग एक निश्चित समय के बाद बंद कर दें, अगर हम लॉन्ग टाइम तक यूज करते हैं तो क्यों ना यूज करें, और अगर नहीं करते हैं तो उसका क्या परिणाम हो सकता है, या करते हैं तो क्या परिणाम हो सकता है। इन्होंने आगे भी सवाल जोड़ा है कि D4 D3 को अगर 1:9 के रेशियो हम बना के तैयार किए हैं D4 D5 6 तक, तो क्या उससे हम 450 ml बना सकते हैं। अब इनके दो सवाल हैं, मैं पहले इनके एक सवाल का जवाब दे दूं। देखिए इलेक्ट्रिसिटीज का काम मैंने अगर आपको याद हो, मैंने अपने पिछले क्लास में इस बात की चर्चा की थी कि इलेक्ट्रिसिटीज हमारे दवाओं के साथ अगर यूज की जा रही है तो वो उन दवाओं की क्रियाशीलता पर अपना प्रभाव दर्शाती है। यानी अगर हमने 3 दवाओं के साथ आरी मिला दिया है तो आरी उन 3 दवाओं की कैपेसिटी को, उनके उत्प्रेरण शक्ति को तेज करेगी। यानी जो काम हमारी तीनों दवाएं 2 मिनट में करती, आरी को देने पे वो 1 मिनट या आधे मिनट में संपन्न करेंगी। वायु इसका उल्टा काम करेगा। अगर हमारी दवाएं 5 मिनट में काम कर रही थी तो वायु देने पर वो जो है 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट बाद काम करेगी। यानी धीरे धीरे हमको दवाएं पहुंचाना है, ये हम मान के चलते हैं। क्रिया को, मैकेनिज्म को स्लो करना है, हमारी मैकेनिज्म बढ़ गई है। WE सबसाइड करती हैं, B हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर करता है उन दवाओं के माध्यम से, और G पस्ट टेंडेंसी को रोकता है। तो जब हम लॉन्ग टर्म तक इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे तो हमारी बॉडी की कोशिकाएं और हमारी जो दवाएं दी जा रही, ये दवाओं की जो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस पावर जा करके कांस्टेंट कर जाएगा, स्थायी कर जाएगा, और फिर हमारी दवाओं की क्रियाशीलता कम होती जाएगी। इसलिए तमाम साथी हमारे कहते हैं सर हमने जब शुरुआती दौर में दवा किया तो बड़ा अच्छा काम किया और बाद में उसका काम बहुत स्लो आ रहा है, या रोगी कहता है अब दवा का लाभ नहीं हो रहा है। तो मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग बंद कर दिए। इलेक्ट्रिसिटी केवल शुरुआती दौर पर आपको अपने औषधियों के एक्शन को तेज या कम करने की जरूरत है, उसके बाद आप इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी की कोई आवश्यकता नहीं होगी। 1 सप्ताह के बाद इलेक्ट्रिसिटी, अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को आप 3 महीने, 4 महीने, 1 साल तक दवा चलाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी आप बंद कर दीजिए, देखिएगा आपको उसका बेहतर परिणाम मिलेगा। और दूसरा इनका सवाल है D1 D4 D3 D6 अगर हमने 1:9 में बना रखा है तो 450 ml कैसे बनाएं। अशोक कुमार जी, केवल D3 से ही आप 450 ml कन्वर्ट करें। D4 D5 6 जो आपने कन्वर्ट कर रखा है उसका कंसंट्रेशन, या उसका जिसको हम कह लें कि दवाओं की ओरिजिनलिटी कम होती जा रही है, तो हमारे 450 ml से वो मैच नहीं करेगी, क्योंकि 450 ml का जो फार्मूला है वो हमारे ब्लड और लिम्फ के विस्कोसिटी को मैच करता है, उसके pH मान को टैली करता है। इसलिए कृपया आप केवल D3 से ही उपयोग करें। राम पटेल निराला जी हैं, इन्होंने यूरिक एसिड पर क्लास की बात की है। जैसा अभी शुरुआती दौर में हमने रामकृष्ण पटेल की बात की थी, और राम पलट निराला जी का भी यही सवाल है। तो यूरिक एसिड पर, अर्थात इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में यूरिक एसिड को कैसे कंट्रोल करें, इस पर हम बहुत जल्द क्लास लेंगे, या ये मान के चलिए कि मैं अगले हफ्ते में पेन मैनेजमेंट और यूरिक एसिड दोनों पर क्लास लूँगा। देवव्रत चार्या जी का भी एक कमेंट है कि इन्होंने 1998 में BMS किया, DMS किया था, और तब से 2020 तक इन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को अपने से अलग रखा, क्योंकि इनको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी समझ में नहीं आई। इन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी केवल कागज़ को अपने पास रखा और उसके बारे में बहुत गंभीर हो नहीं पाए, क्योंकि इनको सही गुरु की तलाश थी। और ये लिख रहे हैं कि 2020 से जब से मैंने आपका क्लास सुनना शुरू किया, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में पूरा रम गया और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ बन करके समाज की सेवा कर रहा हूँ। तो देवव्रत चार्या जी, मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। आप ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहिए, समाज में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जोत जलाए रखिए। जहां पर आपको दिक्कत हो वहां आप हमारे पर्सनल कांटेक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं। मिस्टर सर्वेश कुमार जी ने लिखा है कि बुक में फार्मेसी ऐड कर दें। सर्वेश कुमार जी, हमारी हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में फार्मेसी लिखी हुई है। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में फार्मेसी इसलिए नहीं लिखी गई है कि चूंकि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इज ए पार्ट ऑफ हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। हमारी हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का ये सेकंड पार्ट है। जब दोनों बुक ही जो पढ़ेंगे उसी को हमारी फार्मेसी भी समझ में आएगी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी भी समझ में आएगी। इसलिए मैं अपने नए श्रोताओं से या नए दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप दोनों बुक एक साथ मंगाएं, और दोनों बुक मंगाने में आपके 200 रुपये बच भी जाएंगे, क्योंकि मुझे पैकिंग एक बार करवानी पड़ेगी और दोनों बुक के पैकिंग चार्ज आपसे, एक पैकिंग चार्ज आपका कम हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जी पूछते हैं पावर ऑफ EH क्या है। EH की दवाओं के पावर
इनका तात्पर्य शायद है कि D3 के बाद D4, 200, 1000, 10,000, 1M। तो राजेंद्र प्रसाद जी, मैं अपने प्रैक्टिस में आज तक मैंने केवल D3 का प्रयोग किया है और इसके आगे मैं किसी पावर की ना जानकारी रखना चाहता हूं, ना मैं उस जानकारी में मेरा कोई इंटरेस्ट है। मैं सिर्फ और सिर्फ D3 से प्रैक्टिस करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अपने अनुभव आप तक को शेयर कर रहा हूं। बाकी पावर की बात जो लोग करते हैं वो सवाल आप उन्हीं से कर सकते हैं। मोहम्मद असद अंसारी, इनका सवाल है कि जो लोग रिकॉग्निशन की मांग कर रहे हैं, यानी इनका सवाल प्रपोजलिस्ट है और इन्होंने सवाल हमसे किया है कि जो लोग रिकॉग्निशन की मांग कर रहे हैं पहले वो ये बताएं कि कितने प्रकार के डाइल्यूशन होते हैं। यानी ये सवाल इनका है उनसे कि पहले वो लोग डाइल्यूशन समझा दें, टेम्परामेंट समझा दें, पॉजिटिव निगेटिव समझा दें और फिर भारत सरकार के पास रिकॉग्निशन लेने जाएं। तो मिस्टर मसूद अंसारी जी, मैं आपको इतने कहूँगा कि जलती हुई आग में आप घी ना डालें। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मान्यता के कगार पे है। किसी भी रूप में अगर मान्यता मिल जाती है तो उसके बाद हम डाइल्यूशन, पॉजिटिव निगेटिव और टेम्परामेंट पे बैठ के आपस में चर्चा करके इसको दूर कर देंगे और दूसरी चिकित्सा पद्धतियों के सिद्धांत को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से अलग कर देंगे। अभी तो केवल सिर्फ मैं मानता हूं कि ना पॉजिटिव होता है, ना निगेटिव होता है, ना टेम्परामेंट होता है, ना डाइल्यूशन होता है। और हमारे साथ कुछ हमारे अनुयायी जो हमारे डॉक्टर रमाशंकर जी की टीम के या उनके शिष्य थे वो मानते हैं, बाकी पूरा देश तो मानता नहीं है। लेकिन अब आप लोग चूंकि मेरे साथ कारवा में जुड़ गए हैं, हजारों साथी देश के विभिन्न कोनों में, तो अब एक धूम मची है कि डाइल्यूशन की जरूरत नहीं है, टेम्परामेंट की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव की जरूरत नहीं है। सिर्फ D3 से प्रैक्टिस करने पे पूरा का पूरा एक मॉडर्न सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी समझ के आ रही है। जैसे मॉडर्न रेमेडी या वर्तमान मॉडर्न चिकित्सा पद्धति जो है जिसको आप एलोपैथी कहते हैं, उसके कारगर, उसके पैरेलल हम मॉडर्न इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के फार्मूले को या मॉडर्न थेरेपी ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को ला करके रख रहे हैं और जो आप सब प्रयोग कर रहे हैं, आप सबको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। इस नाते ये मान के चला जाएगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ना तो डाइल्यूशन की जरूरत है, ना पॉजिटिव निगेटिव सोचने की जरूरत है और ना ही टेम्परामेंट सोचना है। हमारा फार्मूला केवल वन है कि एनी परसिस्टेंट चेंज इन द लिम्फ और ब्लड दैट इज कॉल्ड डिजीज। हम उसी पर चर्चा करते हैं और हमारी दवाएं 100% एंडो एंजाइम्स हैं जो जा करके शरीर की क्रियाओं को केवल प्रेरित करती हैं, उन क्रियाओं में भाग नहीं लेती, इसीलिए हमारी दवाएं हार्मलेस हैं। हमारी दवाओं का एक निश्चित पीएच मान है, उस पीएच मान से कम पीएच मान वाले पदार्थ अगर हम खा लेते हैं तो हमारी दवाओं का काम कम हो जाता है। मोहम्मद अली जी, एक्सटर्नल यूज के बारे में, जिसको आप लोग कंप्रेशर या कंप्रेस्ड कहते हैं, फिलहाल तो मैं ये मान के चलता हूं कि एक्सटर्नल यूज पर क्लास लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने कहा है तो मैं एक्सटर्नल यूज पर एक दिन आप सबका भ्रम दूर कर देता हूं कि व्हाट इज इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल यूज एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरनल यूज। मैं इस पर चर्चा करूंगा। हमारे एक और साथी हैं मधुकर बेंट जी, वो कहते हैं कि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के छत के नीचे वो खंभा है कि अगर ये खंभा हट गया तो छत गिर जाएगी। मधुकर जी, मैं इतना महान तो नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का अनुयायी हूँ, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का एक सपूत हूँ, सिपाही हूँ, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रगति के लिए कदम बढ़ा रहा है और इसकी मान्यता के लिए इसकी रक्षा कर रहा है। मैं एक सिपाही के रूप में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की रक्षा कर रहा हूं कि ये जिंदा रहे और आगे बढ़ती रहे। मिस्टर रवि गुप्ता ने फीवर मैनेजमेंट पे क्लास लेने की बात की है, तो आपका भी मैं नोट कर लेता हूं। हालांकि फीवर मैनेजमेंट पे क्लास लिया जा चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपके इस सुझाव को नोट कर लेता हूं। कृष्णा रेड्डी ने एक लिखा है लूपस पर क्लास लें। लूपस एक बहुत ही लंबा विषय है। जब हमारे बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम हमारी टिश्यू और कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने लगे तो उसके बैड साइड इफेक्ट हमारे चेहरे पर, हमारे शरीर पर दानों के रूप में, चकत्तों के रूप में या उभर करके फफोलों के रूप में दिखाई पड़े तो उसे हम लूपस कहते हैं। अब लूपस पर हम चर्चा, इसके लक्षण, इसके कारण और इनकी दवाओं पर हम चर्चा कर लेंगे। ये सवाल कई बार आ चुका है तो इस पर मुझे चर्चा करनी ही पड़ेगी। मिस्टर मोहम्मद अंसारी, पूरा नाम इनका नहीं है, फेसबुक पे केवल मोहम्मद अंसारी लिखा हुआ, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का फार्माकोपिया तैयार कीजिए। अंसारी जी, मैं एनाटॉमी भी तैयार करूं, मैं फिजियोलॉजी भी तैयार करूं, मैं फार्मेसी भी लिखूं, मैं मैट्रिया मेडिका भी लिखूं, फिर मैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन भी लिखूं और इसके बाद आपने कह दिया मैं फार्माकोपिया भी लिखूं। अरे कुछ तो उन दवा बनाने वालों के लिए छोड़ दीजिए। अगर सब कुछ मैं ही करना शुरू कर दूंगा तो कल आप कहेंगे कि मैं दवा भी बनाना शुरू कर दूं, तो बाकी लोग क्या करेंगे? इसलिए कृपया कार्य को बटा रहने दीजिए। फार्माकोपिया, 2 फार्माकोपिया बनाई गई और दोनों
दूसरी चिकित्सा पद्धतियों की नकल कर दी गई। मैंने उस पर विरोध किया, मुझे उसकी आलोचना झेलनी पड़ी। तमाम लोगों ने फ़ोन कॉल करके कहा कि आपने इस फार्माकोपिया का विरोध क्यों कर दिया। दरअसल मैं नकल नहीं चाहता, मैं अकल चाहता हूँ। तो अगर मेरी फार्माकोपिया आएगी तो आपको कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरी निगाह में है। अभी मैं 1 महीने रेस्ट के बाद, अभी चूँकि मैंने लगातार 2 किताबें आपको दी हैं, तो मेरा मानना ये है कि अभी मैं अक्टूबर या नवंबर से कैंसर और हीमोफीलिया पर मैं 2 शॉर्ट बुक ला रहा हूँ। शॉर्ट बुक क्या, उसको पत्रिका के रूप में ला रहा हूँ। 50-60 पेज की पत्रिका होगी और बहुत ही सस्ती होगी, जिस पर पूरा डिटेल होगा और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के तरीकों पर उसका नज़रिया होगा। हमने 3 रोग पर चर्चा सोचा है। कैंसर पर एक बुक लिखूंगा और एक हीमोफीलिया पर लिखूंगा और एक अभी जो आपका इम्यूनिटी पावर पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का योगदान, और एक चौथी बुक मेरे दिमाग में है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्लांट। भारतीय पौधों में या किसी भी पौधे में एंजाइम्स का क्या रोल है, मैं इस पर एक अलग से चर्चा करूंगा और इसको भी एक बुकलेट के रूप में लाऊंगा, ताकि जो लोगों का कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। लेकिन ये मेरे आगे के कार्य प्रणाली में है, मेरे एक तरीके से जिसको हम कह सकते हैं कि ये मेरा एक संकल्प है कि अभी मैं छोटी छोटी 4 किताबें आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन अभी मैं उसके लिए कोई समयबद्ध नहीं कर सकता, न उसके लिए मैं कोई एडवांस बुकिंग आपसे कर सकता हूं। आज का अंतिम सवाल है जगदीश चौहान जी का। इन्होंने कहा है कि जो आपने रिपोर्टरी बनाई है उसका एक सॉफ्टवेयर तैयार कर दीजिए। हमने आपको सॉफ्टवेयर ही दिया हार्ड कॉपी में, आप चाहें तो अपने अपने घरों में उसको पेन ड्राइव पे बना सकते हैं। लेकिन आपका ये कहना ठीक है कि सॉफ्टवेयर तैयार करूं, तो सॉफ्टवेयर मैं तैयार करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है और सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर के पास बैठ करके अपने दिमाग को उसके दिमाग से मैच कराना पड़ेगा और फिर उसमें संशोधन करके कुछ बनाना पड़ेगा, तो इसमें समय लगेगा। तो वेट कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। आपकी इच्छाओं का हनन मैं नहीं करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं आपकी इस इच्छा को ही पूरा कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, एक सवाल मेरा छूट गया जाते जवाते। हमारे सवाल तो मैंने लिखा था कहीं, सुरेश पांडे जी हैं झारखंड के, उनके 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो यह है कि पसीना क्यों आता है। तो सुरेश पांडे जी, क्योंकि आपका सवाल अभी कुछ देर पहले व्हाट्सएप पे आया तो मैंने उसको नोट किया। पसीना हमारे शरीर के ताप नियंत्रण, जिसको हम कह लें कि बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए प्रकृति पसीना निकालती है। जब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है हमारे शरीर के आसपास, हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री तक सह सकता है। 37 के बाद जब बाहर 38, 39, 40, 42 होने लगता है, तो हमारे शरीर के अंदर की जो मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म बाहर की ओर पानी को वाष्प के रूप में निकालता है, जो पसीने के रूप में बाहर आता है। तो पसीना जब हमारे बॉडी के सतह पर आ जाता है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी बॉडी फिर 37 डिग्री पर अपने आप को मेंटेन करती है। क्योंकि बाहर का टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो हमारे शरीर के अंदर का तापमान बढ़ने लगता है, हमको गर्मी लगने लगती है, हमको छटपटाहट होने लगती है। तो तत्काल प्रकृति उसको पसीने के रूप में बाहर निकालती। तो पसीना जब बाहर निकलता है तो उस पसीने से जब हवा टकराती है, वाष्प टकराता है या बाहर की लेयर पे टच आता है, वहाँ से ऑक्सीजन टकराती है, तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। ये एक प्राकृतिक व्यवस्था है कि पसीने के द्वारा हमारे शरीर के ताप को प्रकृति नियंत्रित करती है। आपका दूसरा सवाल है कि जब हवा या गैस निकलती है एनस के माध्यम से तो उसमें आवाज़ क्यों होती है। शंख आपने बजते हुए सुना है। शंख का माउथ या मुंह बहुत छोटा होता है और जब आप उस पर, आप तो ब्राह्मण हैं तो संभवतः पूजा पाठ करते समय आप शंख का प्रयोग करते होंगे। शंख तो मैं भी पर डे बजाता हूँ और पूरे वॉल्यूम में बजाता हूँ और बहुत लंबा शंख बजाता हूँ। लगभग 1 मिनट से अधिक का तक मैं शंख को बजाने का प्रयास करता हूँ और 3 शंख लगातार मैं पर डे बजाता हूँ अपनी पूजा में। शंख जब आप बजाते हैं तो शंख का माउथ बहुत छोटा और बहुत पतला होता है और अंदर उसमें घुमाव बहुत होता है। और जब आप उस पर बहुत तेज फूंक मारते हैं, यानी आपके फूंक का जो प्रेशर होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि उस घुमावदार पतले माउथ पर जा करके उसका वाइब्रेशन, उसका जो जिसको हम कह सकते हैं कि उसका पथ बढ़ जाता है, तो वो आगे आवाज़ के रूप में निकलता है। यानी जब हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जो गैस बन रही है आगे जाकर के सीकम और रेक्टम में, उस गैस में बनने के बाद उसमें इतना प्रेशर होता है
कि वो प्रेशर जब हमारे एनस के पास पहुंचता है तो एनस का छेद चूंकि अपने आप में एक शक करके अंदर की ओर बंद रहना चाहता है और वो अंदर आपका एनस की दीवारें अंदर की ओर यूँ फोल्ड हो जाती हैं। मल पदार्थ बाहर निकलने के बाद आपका एनस सिकुड़ जाता है। तो जब अंदर से गैस बहुत तीव्र मात्रा में वहाँ एनस तक पहुँचती है तो हमारे इस मसल्स को वो बाहर की ओर खोलती, लेकिन खोलने में उतनी सक्रिय नहीं होती, केवल छोटा सा माउथ खुलता है और अंदर से प्रेशर ज़्यादा होता तो आवाज़ गैस के निकलने पे आवाज़ होती है। अब यहीं पे मैं आपको एक बात और बता दूं, चूँकि गैस हर व्यक्ति के शरीर में बनती है, हर व्यक्ति लगभग 25 साल 30 साल के बाद तो गैस ज़्यादा बनने लगती है, ये तो एक इस पर एक लंबा सवाल हो जाएगा। सिर्फ मैं इतना बता दूं कि गैस हर व्यक्ति के शरीर में बनती है भोजन पचने के बाद। कुछ लोग उसको तीव्र गति से जोर लगा करके गैस को बाहर निकालते हैं तो आवाज़ तेज आती है, और कुछ लोग उसको छिपाना चाहते हैं, दबाना चाहते हो तो आवाज़ कम आती है या धीरे निकलती है, और फिर वही गैस का एक रोग बनना शुरू होता है। विशेष करके महिलाओं में, महिलाएं चूँकि समाज में अपने आप को मर्यादा के तौर पर गैस की आवाज़ को निकालना पसंद नहीं करती हैं या उस पर जोर देना पसंद नहीं करती या शर्माती हैं, झिझकती हैं, तो वही गैस फिर उनको वापस रिपीट करके उनके कोशिकाओं के, उनके ब्लड में, लिम्फ में घूमती हुई उनको पेन देती है। और गैस का दर्द इसीलिए महिलाओं में ज़्यादा दिखाई पड़ता है पुरुषों की अपेक्षा। तो सुरेश पांडे जी, मैं समझता हूँ कि आपके दोनों सवालों के जवाब मैंने आपको दे दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही। चलते चलाते हमारा फ़ोन कॉल नंबर 9793252355, हमारा फ़ोन पे नंबर है 9450563748, हमारा पेटीएम नंबर है 7905882569। आप अपनी किताब को मंगाने के लिए हमारे इन दोनों नंबरों पर पेमेंट करके अपना एड्रेस और पिन कोड सेंड करेंगे तो बुक आपके घर पहुंच जाएगी। फिलहाल मिलते हैं अपने बुधवार के क्लास में, और तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। सवाल आपके जवाब हमारे यहीं तक। नमस्कार।